देखूंगा। इनकी चैनलें बंद हो जाएंगी, झूठ का धंधा बंद हो जाएगा और ये सब करना आपके हाथ में है। आपकी जो भूमिका है, आपके चैनल की जो भूमिका रही है, तो ठीक को ठीक दिखाया है, जैसा हमने बोला वैसा प्रस्तुत किया है। इसलिए आपका काबिल तारीफ हो, धन्यवाद के पात्र हो। हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया ये चैनल है, आप इन चैनलों को अपनाइए। सही के साथ है आपका मीडिया और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हम आपको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने सच के साथ अपने व्यूअर्स को बढ़ाया है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको, बधाई। डीपीके मीडिया, किसानों का मीडिया डीपीके, किसानों का मीडिया डीपीके, पीके, किसानों का मीडिया डीपीके। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, 50 मरीजों को किया गया शिफ्ट। असम में गरजेंगे राहुल गांधी, देवी कामाख्या का लिया आशीर्वाद। एनटीपीसी पदों के लिए फर्स्ट स्टेज सीबीटी का छठा चरण कल से होगा शुरू, 6 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी में आज सुबह सफदरगंज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल के वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तो वहीं इस दौरान करीब 50 मरीजों को आनन फानल में अस्पताल के दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अचानक आग लग गई। इस बीच 50 मरीजों को अस्पताल के दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में आज सुबह आग लगी। जैसे ही आग लगने की सूचना अस्पताल प्रशासन को लगी, वैसे ही सूचना दमकल विभाग को भी दी गई। इसके बाद मौके पर 9 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सफदरगंज अस्पताल में आईसीयू के प्रथम तल पर आग लगी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कामरूप और नलबारी जिले में रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी कामाख्या मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा कर देवी का आशीर्वाद लिया। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रचार करने के लिए असम पहुंच गए हैं। इस दौरान राहुल गांधी 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि असम की जनता अब समझ गई है कि जुमलों और प्रगति का आपस में कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया कि चाय बागान मजदूरों समेत करोड़ों दिहाड़ी मजदूरों के आंसू पहुंचने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। जुमलों और प्रगति का आपस में कोई संबंध नहीं है, जनता ये समझ गई है। असम विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को हो चुका, दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल और तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी पदों के लिए आयोजित की जा रही फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी का छठा चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस चरण में करीब 6 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। माना जा रहा है कि अप्रैल में ही ये परीक्षा पूरी हो जाएगी और शेष अभ्यर्थियों के लिए आरआरबी अंतिम चरण का आयोजन और कर सकती है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी के छठे चरण की परीक्षाएं 1, 3, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को होंगी। इन अभ्यर्थियों के ई कॉल लेटर परीक्षा शुरू होने के 4 दिन पहले जारी किए जाने हैं। आरआरबी अजमेर सहित देश भर की सभी आरआरबी के माध्यम से ये परीक्षा आयोजित होगी। आरआरबी अजमेर राजस्थान के 9 शहरों में 46 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन करेगी। वहीं परीक्षा 2 पारियों में संपन्न होगी। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर जिला अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव के मौजूदगी पर पार्टी कार्यालय पर कलाकार घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली के उपलक्ष्य पर कई कलाकारों ने हंसी और चुटकुले के साथ गजल सुनाकर मनोरंजन किया।
कलाकार घेरा कार्यक्रम के आयोजन पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर रायबरेली के जिला अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि बूथ स्तर पर जाकर मेहनत करें। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम किया गया। उन्होंने कहा, साइकिल की रफ्तार तेज है और 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, पार्टी की जब जब सरकार रही है कलाकारों का सम्मान रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार में कवियों और कलाकारों का कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा, आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, आज पार्टी कार्यालय में कलाकार घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कलाकारों की घोर उपेक्षा हो रही है। कलाकारों को जो सम्मान मिलना चाहिए सरकार, वो सरकार उत्तर प्रदेश सरकार कलाकारों को सम्मान नहीं दे रही है। कलाकारों को जो मानदेय मिलता था, उन्हें जो पेंशन मिलती थी, किसी भी कलाकार को नहीं। आपको याद होगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, चाहे नेताजी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हों, उनके समय में कलाकारों को बहुत सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार देती रही है। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार है, इस भारतीय तक दिया गया, चाहे वो कवि रहे हों, आप देख लीजिए नीरज जी हों, चाहे वो मनोहर राणा जी हों, या और भी क्षेत्रों में जितने भी कला के क्षेत्र के लोग रहे हैं, छोटे कलाकारों से लेकर के बड़े कलाकारों तक का सम्मान समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है और सबको सम्मान दिया गया है। उन्हें उनके जीविकोपार्जन के साधन दिए जाते थे और उनका सदैव सम्मान किया जाता है। लेकिन क्या आपको याद है कि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, किसी भी कलाकार का कोई सम्मान आपने क्या सुना नहीं हुआ। और आज कलाकार का जो अपमान हो रहा है, कलाकारों का कोई पुरसाहाल नहीं है। जो वृद्ध कलाकार हैं, उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। जो कलाकार मानदेय मिलता था, उनको मानदेय नहीं मिला, न ही उन्हें पेंशन मिल रही है। कलाकारों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी दबाव बना करके अपना प्रचार प्रसार कराने के लिए कलाकारों को प्रेरित करती है। इस तरह से दमनात्मक रूप है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो कलाकारों का अपमान कर रही है। आज विश्व रंगमंच दिवस पर हम सभी कलाकारों को बधाई देते हैं। इस दिवस पर, रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई देते हैं और सभी कलाकारों से आज हमने आह्वान किया है और सभी कलाकारों से हमने अपील की है कि आने वाले समय में 2022 में कलाकारों के सम्मान के लिए, कलाकारों के बेहतर भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2022 में बाहर करना है और फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके फिर से कलाकारों के सम्मान की वापसी के लिए हम लोग आज संकल्प लेते हैं। खबर 12 से, जहां कवाई क्षेत्र में अदानी पावर प्लांट के सीएसआर के तहत विकास कार्य नहीं करवाने से खफा कस्बे के जनप्रतिनिधियों ने पंचायत सभागार में बैठक की। सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष गिरिराज धाकड़ की अध्यक्षता में आंदोलन को बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। सरपंच चंपालाल चंदेल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अडानी पावर प्लांट और सीएसआर के अधिकारी कस्बे के साथ सौतेला व्यवहार कर मनमानी कर रहे हैं। कस्बे को विकास का सपना दिखाने वाले प्लांट के अधिकारी आज मोबाइल तक रिसीव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कस्बे की लगभग 40 बीघा कास्त भूमि का बाउंड्री वॉल कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। उपजाऊ भूमि की सूरत बिगाड़ दी, जिसके चलते 3 बार निविदा निकालने के बावजूद भी रास्ते के अभाव में कोई जमीन की बोली लगाने को तैयार नहीं है। ऐसे में पंचायत को सालाना 1.5 लाख रुपए निजी आय का नुकसान हो रहा है। प्लांट के अंदर कुछ अधिकारियों द्वारा मनमानी चल रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, जबकि बाहरी लोगों को प्लांट में नौकरी दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्लांट लगने से पहले ग्राम पंचायत की भूमि भीड़ को किराए से दिया जाता था, जिसका 1 वर्ष का करीब 1.5 लाख रुपए किराया आता था। इससे ग्राम पंचायत की निजी आय में बढ़ोतरी होती थी। प्लांट लगाने के उपरांत पिछले कई वर्षों से उस भूमि को काश्त के लिए कोई किराए पर नहीं ले रहा। ऐसे में पंचायत द्वारा हर वर्ष निविदा निकाली जाती है, पर उस भूमि को भी कोई किराए पर नहीं ले रहा, जिसका कारण प्लांट द्वारा वहां जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाना है। प्लांट के लगने से पंचायत की निजी आय में कमी हुई है। अडानी के अधिकारियों से कई बार कस्बे के साफ सफाई और अन्य विकास कार्यों को लेकर चर्चा कराने का भी प्रयास किया, लेकिन सीएसआर हेड द्वारा झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। ऐसे में कस्बे वासियों को आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
खबर जोधपुर से, जहां जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव बबलू सोलंकी सैनी का जेएनयू के 70वें दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल दिया गया। वर्चुअल माध्यम से राज्यपाल से गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद उनका स्वागत हुआ। गोल्ड मेडल मिलने के बाद पहली बार तिवरी आने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत और अभिनंदन किया। सोलंकी ने गत दिनों आयोजित जेएनयू के 70वें दीक्षांत समारोह में मास्टर ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स 81% के साथ गोल्ड मेडल प्राप्त किया। सोलंकी ने बताया कि विश्वविद्यालय के अंदर ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों की मदद के लिए वे हमेशा हाजिर रहेंगे। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से, जहां कस्बे के प्रागपुरा के लोहारों के मोहल्ला में गोगाजी के स्थान के पास राधा दामोदर दास मंदिर परिसर में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने भगवान दामोदर दास की मूर्ति खंडित कर दी। ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों को जल्द गिरफ्तार करने को लेकर सुभाष चौक पर धरना दिया। ग्रामीणों ने 6 महीने में इस मंदिर में दोबारा मूर्ति खंडित होने की घटना से आक्रोशित होकर कस्बे के सुभाष चौक पर धरना दिया। जानकारी मिलते ही कोटपुतली व्रताधिकारी व्रत कोटपुतली रत्नाराम देवासी, प्रोबेशनर आईपीएस प्रागपुरा थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी ने मैं जाप्ता घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए राधा दामोदर दास मंदिर परिसर में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति खंडित करने की, वहीं 6 महीने में दूसरी बार इस घटना को अंजाम देने वाले तत्वों की आलोचना करते हुए पुलिस प्रशासन से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और होली के पर्व में खलल डालने वालों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। तो आपने किसको सूचित किया? फिर मैंने जाकर के दंड को सूचित किया। नरू जी को सेठों के मंदिर है जी, उनको सूचना करिए, उनको आते। खबर बयाना से, जहां पुलिस थाना क्षेत्र के गांव चक नावली में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को बरामद कर बयाना अस्पताल में मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम कराया। पुलिस कोतवाली प्रभारी मदन लाल मीणा ने बताया कि गांव चकनावली निवासी अर्चना पत्नी गुलाब उम्र 22 साल जाटव निवासी चकनावली है, जिसके शव को बरामद कर बयाना अस्पताल से पोस्टमार्टम कराया गया। महिला का शव पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर मिला। इससे 6 महीने पहले भी इस मंदिर स्थित भगवान शंकर के शिवलिंग, लक्ष्मी सहित सभी मूर्तियों के मृतका के परिजनों को भी सूचना दी गई है। फिलहाल इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं मौके पर एसडीएम सुनील आर्य भी पहुंचे, जिन्होंने घटना की जानकारी मृतक के ससुराल वालों से ली। फिलहाल जांच में सामने आया कि अर्चना मृतक और उसकी बहन दोनों की शादी इस गांव के गुलाब जाटव और उसके भाई के साथ हुई थी। वहीं उसी दिन गृह क्लेश चल रहा था। संभवतः गृह क्लेश के चलते आत्महत्या की गई। चकनावली गाँव है, उसमें कल सूचना मिली थी कि एक विवाहिता है फांसी लगा के आत्महत्या किया। उसके हम मौके पर पहुँचे थे। उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखवाई थी। कल लेट नाइट ज़्यादा रात हो गई थी, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और श्रीमान एसडीएम साहब को भी मौके पर बुलाया, साहब भी यहीं हैं और इसमें उनके पेयर पक्ष और उनसे श्रीमान एसडीएम साहब बात कर रहे हैं। जैसी भी स्थिति आगे होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके क्या किस रूप में पहचाने हुए नाम पता सर? महिला का नाम अर्चना, वाइफ ऑफ गुलाब, जाति जाटव है, उम्र करीब 22 साल है और निवासी चकनावली। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के